नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने यूपी स्पेशल के क्लास में हमने देखा था उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था, ठीक है। प्राचीन काल में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था वह मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और इस मध्य देश में, ठीक है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं, कौन कौन से जो राज्य थे? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे। तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो ऊपर वर्णन, जिनका वर्णन अभी हुआ है, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल, ये सब कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थे। चलिए आगे बात करते हैं। मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन पाषाणकालीन औजार, हथियार तथा मेरठ में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, उनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। कैसे? अब एक चीज़ बात करते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। भारत की बात करें तो जो एक हड़प्पा जो स्थल था आलमगीरपुर, ठीक है, वो कहाँ? मेरठ में निकला था। तो जब हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर था जो, वो मेरठ में निकला था। यानी यूपी में जो, यूँ कह सकते हैं, यूपी का जो इतिहास है बहुत प्राचीन रहा है। अच्छा, मध्य पाषाणकालीन मानव के अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण भी क्या हुआ? दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन पूछता है कि यूपी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल यूपी में था, तो यह कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर। या आलमगीर बस लिखा है, पूरा नाम आलमगीरपुर था। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं इलाहाबाद जिले के 9 पाषाण स्थलों की। यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पालिश वाला मृदभांड, धूसर मृदभांड, मंदवड़ आदि भी अंतर्जी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और सोंख में मिले हैं, ठीक है। तो जो पालिश वाले मृदभांड थे, दूसर मृदभांड थे, मंदवड़, ये सब कहाँ मिले? अंतर्जी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और सोख में मिले हैं। अगर आगे बात करें, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि कृषि के साक्ष्य सबसे पहले यूपी में कहाँ मिले हैं, तो वह आपका है लहुरा देव। इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, कहाँ? लहुरा देव। चलिए आगे हम बात करें, या लघुरा देव इसको कहेंगे। कहीं कहीं लहुरा देव लिखा है, कहीं लघुरा देव लिखा है, तो लघुरा देव आप ध्यान रखिएगा। जब बाहर से आर्य आए, उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियां बनाई, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश जिसको नाम से जिसको जाना जाता था। प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे, ठीक है। पुरु, तुवर्स, यदु, अनु और ध्रुव। ये 5 घराने पंचजन कहलाते हैं। धीरे धीरे आर्यपुर की ओर अग्रसर होने लगे। कौशल और विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि ने आकर्षित किया। यही उनकी संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और राजनीति का केंद्र बना। यहाँ कुरु, पांचाल, काशी और कौशल, जो कि अवध राज्य का क्षेत्र था, क्या है? स्थित थे, मतलब यहाँ अपना बस गए। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से पहचाना जाता था, ठीक है। सभी राज्य परस्पर युद्धरत थे, माने सभी राज्य एक दूसरे से परस्पर युद्ध करते रहते थे। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो कौशल ने क्या किया? काशी पर अधिकार कर लिया, और अवंती ने क्या किया? वत्स, ठीक है, महाजनपद पर अधिकार कर लिया।
बाद में कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया। कौशल को भी और अवंती को भी किसने अपने राज्य में मिला लिया? मगध ने। ठीक है, इनको भी मगध ने अपने राज्य में मिला लिया। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, जिसके कारण मगध राज्य सर्वशक्तिशाली हो गया। क्लियर? मगध में क्रमशः हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश का राज्य रहा है। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के दो नए धर्मों, जैन, ठीक है, और बौद्ध धर्मों के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मखली पुत्र गोसाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति कर दी। क्लियर? जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बसाड़ वैशाली में हुआ था, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी थी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंकाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है। मध्ययुग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्मस्थलियाँ आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थानों पर सुरक्षित हैं। चलिए देखेंगे इसमें। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पॉइंटें जो हाईलाइट किया जाएगा उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया? बोध गया में या बोध गया में। उसके बाद अपना पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, और पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। आगे देखेंगे कि यहाँ पर 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम निम्न प्रकार थे। चलिए, जितने 16 महाजनपद जितने थे उनके राज्य और राजधानी कभी कभी क्या करता है, हिस्ट्री में पूछ लेता है। और आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे महाजनपद और राजधानी। कुरु की बात करें तो जो कुरु का क्षेत्र था वह मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला क्षेत्र कुरु के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी जो थी क्या? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र क्या था? पंचाल में आता था। इसकी राजधानी थी अहिछत्र, जो बरेली के पास रामनगर के पास स्थित थी। सूरसेन की बात करें तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन था, और राजधानी की बात करें तो मथुरा। वत्स की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, और राजधानी जो थी कौशाम्बी। कौशल की बात करें, ठीक है, जो अवध वाला क्षेत्र था, और राजधानी की बात करें साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती, गोंडा। तो कहने का मतलब है जो कौशल था उसकी 2 राजधानियाँ थी, एक साकेत और दूसरा श्रावस्ती। मल्ल की बात करें तो ये जिला देवरिया वाला क्षेत्र था, और इसकी राजधानी कुशीनगर, कसियाँ और पावा, ठीक है, संभवतः इसको बोलते हैं लगभग में। नहीं तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, पावा को भी माना जाता है। काशी की बात करें तो इसका था बनारस। अंग की बात करें भागलपुर यानी बिहार वाला क्षेत्र था, इसका राजधानी था चंपा। मगध की बात करें जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था गिरिब्रज, ठीक है। और आगे बात करें वृज्जी नहीं वज्जी था, चाहे वृज्जी लिखा तो वृज्जी पढ़िए। जिला दरभंगा और मुजफ्फरनगर का क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी मिथिला जनकपुर, ठीक है, नेपाल की सीमा पर था। और वैशाली, तो मिथिला जनकपुर और वैशाली, तो वैसे वैशाली आप लोग याद रखिएगा। चेदी की बात करें तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, और राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती इसका, ठीक है, सुक्तिमती दे या शक्तिमती, दोनों की बात एक ही है। किसी किताबों में सुक्तिमती है, कहीं शक्तिमती है। राजधानी क्या था? शक्तिमती। मत्स्य की बात करें तो जयपुर वाला क्षेत्र राजस्थान में था, तो विराट इसकी राजधानी थी। अस्मक की बात करें गोदावरी घाटी के क्षेत्र था, और इसकी राजधानी थी पांडन्य। अवंती की बात करें जो मालवा वाला क्षेत्र था, तो उज्जैनी इसकी क्या थी? उज्जैन जो है यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आएगा। गांधार की बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और कंबोज की बात करें तो राजापुर इसकी राजधानी थी, जो कि क्या है, स्थान क्या है इसका, राजापुर किस जगह के आसपास था अज्ञात है। जैसे तक्षशिला क्या था, रावलपिंडी के पास था, और उज्जैनी की बात करें तो उज्जैन के पास था, लेकिन राजापुर जो था एक किस स्थान के पास था यह अज्ञात है। चलिए आगे हम देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु
में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। और यहाँ निर्माण लिखा है, वैसे एक्चुअल में कई किताबों में इसको निर्वाण लिखा है, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 1840 ईस्वी से 1853 ईस्वी के मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर क्या हुआ, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। अच्छा, आगे हम बात करें, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहां पर अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। अच्छा सुनिएगा, 1857 ईस्वी के इस महान विप्लव में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था। आगे हम बात करेंगे, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, पूछता है कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें अगर पूछे कि लखनऊ में जो विद्रोह का संचालन या नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि किस क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था। इस विद्रोह में दमन में जनरल ह्यूरोज को सक्रिय किया गया। अच्छा, 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। 1872 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। 1902 ईस्वी में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो अगर पूछे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कब की? 1923 में। और कहाँ की? तो इलाहाबाद में, ठीक है। आगे देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। इंपॉर्टेंट करिएगा, अगर पूछ दे कि जो आईएनसी थे तो आईएनसी के टोटल कितने जो अधिवेशन यूपी में हुए थे, तो 9 अधिवेशन। बात करें कि 5 फरवरी 1992 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। उपर्युक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई, ठीक है। तो चौरी चौरा घटना का एक इम्पैक्ट क्या पड़ा कि गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। चलिए आगे देखेंगे। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्र में सन 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। अगला पॉइंट क्या है, 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 से शुरू हुआ है, ठीक है। जो इसका उत्तर प्रदेश नाम है यह 12 जनवरी 1950 से शुरू हुआ है। अब आगे देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया है। अब हम देखेंगे 1 नवंबर 1956 को राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के नाम से एक नए राज्य का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट करिएगा, अगर पूछ दे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कब अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 को। अच्छा, प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन देख लीजिए। 1888 ईस्वी, ठीक है, यह कहाँ हुआ था? यूपी में, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले, नाम तो उनका था जॉर्ज यूले। यह कहीं के टाइपिंग मिस्टेक है। आगे हम देखेंगे कि 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में क्या हुआ था, अगला इसका हुआ अधिवेशन कांग्रेस का, और इसमें जो थे WC बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 1910 ईस्वी में तीसरा जो हुआ था ये भी इलाहाबाद में हुआ था और सर विलियम बेडरबर्न इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 1899 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और इसके थे रोमेश चंद्र दत्त।
आगे बात करें 1916 ईस्वी में भी लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, इसके थे अंबिका चरण मजूमदार। यह इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, जो 1916 में हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे 1963 ईस्वी में लखनऊ में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका क्या किया था, अध्यक्ष थे अधिवेशन का। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू क्या थी, उसकी अध्यक्ष थी। 1905 ईस्वी में बात करें बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। और 1946 में बात करें तो मेरठ में हुआ था, आचार्य JB कृपलानी क्या थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर प्रभुत्व वाले राजवंश। ठीक है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पे प्रभुत्व वाले राजवंश की बात करते हैं। गुलाम वंश था, संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका शासनकाल की बात करें जो गुलाम वंश का, ठीक है, समयावधि जो थी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। फिर आता है खिलजी वंश और इसके संस्थापक कौन थे, फिरोज खिलजी। और अगर इसका समय काल की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक है। और इसका जो शासन वर्ष है 1320 से 1413 ईस्वी तक। सैयद वंश की बात करें तो संस्थापक खिजर खां था। और सैयद वंश का जो, ठीक है, समय अवधि है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश की बात करें तो बहलोल लोधी, यह था आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक। क्लियर। आगे हम देखेंगे यहाँ पर मुगल वंश का देखेंगे बाबर, ठीक है, और यह देखेंगे 1526 से 1707 ईस्वी तक। यानी कि अगर हम देखें सबसे लंबा कार्यकाल था वह था आपका मुगल वंश का। आगे हम देखें प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध देखेंगे। मेनांडर का युद्ध कब हुआ था, 182 ईसा पूर्व में हुआ था। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ, इसमें जयचंद की मृत्यु हुई। ठीक है। कालिंजर का युद्ध जो हुआ था 1202 से 3 ईस्वी में हुआ था। और चंदेल शासक परमर्दी देव व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ, इसमें परमर्दी देव की मृत्यु हुई। जौनाफर युद्ध की बात करें तो 1478 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई, पराजय हुई। उसके बाद कालिंजर का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1545 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु। आगरा का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1554 से 56 ईस्वी में। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया। बनारस का युद्ध बात करें तो 1780 ईस्वी में और राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य राजा चेत सिंह की पराजय हुई। मथुरा के युद्ध की बात करें तो 1804 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ और मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया। उसके बाद बात करें चिनाहट का युद्ध तो 1857 में हुआ था, अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली। और 6 सितंबर 1857 ईस्वी को अवध पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। चलिए उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतें देखेंगे। जामा मस्जिद, ठीक है, निर्माता कौन था, बाबर। स्थान कहाँ है, संभल। मरियम उज जमानी का मकबरा जो है जहांगीर ने बनवाया था और स्थान जो है सिकंदरा, ठीक है, आगरा के पास। अकबर का महल की बात करें तो जहांगीर ने बनवाया था, अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था और यह है स्थान सिकंदरा, ठीक है। उसके बाद बात करें इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहां बेगम ने बनवाया था और क्षेत्र कहाँ पे बनवाया था, आगरा में। दीवाने आम और दीवाने खास का जो था इमारत वो शाहजहां ने बनवाया था और बनवाया कहाँ था, आगरा और दिल्ली में, 2 जगहों पे। जहांगीरी महल की बात करें तो अकबर ने बनवाया था और कहाँ बनवाया था, आगरा में। आगरा का किला वो भी अकबर ने निर्माण करवाया था, कहाँ पे, आगरा में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, कहाँ पर, आगरा में। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, कहाँ बनवाया था, आगरा और दिल्ली में। लाल दरवाज़ा मस्जिद था मोहम्मद शाह ने बनवाया, कहाँ पर, जौनपुर में। जामा मस्जिद की बात करें तो हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था, जौनपुर में। अटाला मस्जिद की बात करें तो इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, जौनपुर में। झंझरी मस्जिद की बात करें तो इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, कहाँ पे, जौनपुर में। जामा मस्जिद की बात करें तो अकबर ने बनवाया था, कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया था, कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। इस्लाम खां का मकबरा अकबर ने बनवाया था, कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा की बात करें, इंपॉर्टेंट,
तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। खास महल की बात करें तो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। बीरबल महल की बात करें तो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई महल की बात करें तो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। तो देखते हैं इसमें कि अकबर ने सबसे अधिक क्या है भवन निर्माण का कार्य किया है। तो ये मध्यकालीन आपके क्या थे महत्वपूर्ण इमारत थे जो यूपी में स्थित हैं ज़्यादातर। अच्छा, भौतिक स्वरूप की बात, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और जो अगला हमारा तीसरा वीडियो होगा वह होगा जो यूपी का भौतिक स्वरूप पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।